हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीपीए के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। तो उनमें हम सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। उसके बाद हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। थर्ड टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ट्रांसफ़र बाय ऑब्सेंसिबल ओनर। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, यानी उस बच्चे के फेवर में हम संपत्ति का अंतरण कर देते हैं जो कि अभी अजन्मा है, यानी जिसने जन्म ही ना लिया हो। तो इससे रिगार्डिंग हम प्रोविजन सब डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइंस द वर्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जो संपत्ति का अंतरण है वो धारा 5 में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, यानी कि एक संपत्ति का अंतरण केवल दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ कंपल्सरी दैट द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी मस्ट बी लिविंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये इसको महत्वपूर्ण बनाता है और कंपलसरी बनाता है कि जो ट्रांसफ़रर है और जो ट्रांसफरी है वो दोनों जीवित हो संपत्ति के अंतरण के वक्त। ट्रांसफ़र कैन नॉट बी डन इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन्स और चाइल्ड इन मोम। ये कहता है, सेक्शन 5 कहती है कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है उसके फेवर में जो कि अनबॉर्न हो, यानी जिसने जन्म ही न लिया हो। बट सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 13 है वो इसका एक्सेप्शन है। अकॉर्डिंग टू इट ट्रांसफ़र कैन बी डन टू अनबॉर्न पर्सन फॉर बेनिफिट टू हिम। तो ये कहता है कि अनबॉर्न पर्सन के फ़ायदे के लिए भी संपत्ति का अंतरण ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्शन 13 की बात करेंगे। सेक्शन 13 में क्या डिफाइंड है? सेक्शन 13 में डिफाइंड है रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, यानी दोहरी संभावनाओं के खिलाफ उसके अगेंस्ट रूल यानी नियम हमें दिया हुआ है। दिस रूल इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ परपेचुइटी। तो ये जो दोहरी संभावना का रूल है, नियम है, ये उससे भी ज़्यादा पुराना है, परपेचुइटी से। ये कहता है इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड टू द लिविंग पर्सन फॉर लाइफ, कि अगर किसी संपत्ति का अंतरण किसी जीवित व्यक्ति के लिए उसकी पूर्ण ज़िंदगी के लिए हो जाता है, एंड आफ्टर इट इफ़ दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड टू अनबॉर्न पर्सन, तो ये कहता है कि उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो संपत्ति है उसका अंतरण एक अजन्मे व्यक्ति को हो जाएगा। एंड आफ्टर हिज डेथ इट इज़ ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन ऑफ द डेड, और उसकी मृत्यु के बाद वो जो मृत व्यक्ति है उसके अनबोर्न यानी अजन्मे बच्चे को हो जाएगा। देन द ट्रांसफ़र विल विद द फर्स्ट अनबोर्न पर्सन विल बी वॉइड। तो जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा पहले अजन्मे व्यक्ति के साथ वो वॉइड होगा, शून्य होगा। बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर दो संभावनाएं हैं कि फर्स्ट कि जो अनबोर्न चाइल्ड है, पहला अनबोर्न चाइल्ड है, वो बोर्न ही ना हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और सेकंड ये है कि अगर वो बोर्न हो भी जाता है तो उसका कोई चाइल्ड ना हो। तो ये यहाँ पर दोहरी संभावनाएं इसमें दिखती हैं। दीज टू पॉसिबिलिटीज़ आर इनडेफिनेट। ये जो दो पॉसिबिलिटी, दो संभावनाएं यहाँ पर हैं वो अनिश्चित हैं, यानी वो डेफिनेट नहीं है। एंड इट इज़ कॉल्ड रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज़, और इसे ही रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी यानी दोहरी संभावना के खिलाफ नियम कहा गया है। एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड एंड टू whom इफ़ ही अटेन्स फुल एज द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज़ टू बिलोंग। और जब वक्त पूरा हो जाएगा, यानी जब वो मेच्योरिटी पूरी कर लेगा, तब उसको इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में राइज हो जाएगा। दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो इस नियम के अनुसार अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ मैनी पर्सनस बाय अ पर्सन। तो इस नियम के अनुसार प्रॉपर्टी को कई व्यक्तियों के हित में अंतरण किया जा सकता है। बट द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन द लास्ट ट्रांसफरी कैन नॉट बी अवॉइडिंग आफ्टर द अटेनिंग ऑफ एज ऑफ एडल्टहुड। पर जो सबसे अंत में जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसका इंटरेस्ट यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा कब? जब वो एडल्टहुड यानी कि अपनी मेजोरिटी को अचीव कर लेगा। एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, वो ये है कि ए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है बी को, और कहता है कि ये बी की फुल लाइफ के लिए होगा, और जब बी की डेथ होगी तो ये बी के चाइल्ड, अनबोर्न चाइल्ड को मिल जाएगा।
और इसमें ये भी कहता है कि बी के चाइल्ड की डेथ के बाद ये बी के ग्रैंड चाइल्ड को मिल जाएगा। तो ये रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर ये ही कंफर्म नहीं है कि जो बी है उसका चाइल्ड बोर्न होगा या नहीं होगा, और अगर वो बोर्न हो भी जाता है तो यहाँ ये भी गारंटी नहीं है कि जो जो चाइल्ड बोर्न हुआ है उसका भी चाइल्ड बोर्न होगा। तो इसलिए ये रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज में है। इन दिस सिचुएशन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द सेकंड अनबोर्न चाइल्ड इज अंडरस्टूड एज अ वॉइड एंड नॉन इफेक्टिव। ऐसी परिस्थिति में जो संपत्ति का अंतरण दूसरे अनबोर्न चाइल्ड यानी अजन्मे बच्चे के लिए किया गया है वो यहाँ पर वॉइड होगा, शून्य होगा, और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगला जो है ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई बच्चा जो जिसने अभी जन्म नहीं लिया है तो उसके फेवर के लिए प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। देन सेक्शन 13 क्लोज 5 प्रोपाउंड्स एक्सेप्शन टू द रूल पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर सेक्शन 13 क्लोज 5 में इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट ट्रांसफ़र कैन बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। इसके अनुसार संपत्ति का अंतरण किसी अजन्मे बच्चे के लिए भी किया जा सकता है। जो ये सेक्शन है ये बताता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transfer in the property। अब ये सिंपली ये कहता है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है ऐसे पर्सन के लिए या जो भी बोर्न नहीं हुआ है या अनबोर्न चाइल्ड के लिए, तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक उसको पूरी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार नहीं हो जाता है, और उसमें प्रायर इंटरेस्ट का होना भी ज़रूरी है। सिचुएशन है ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है अपनी वाइफ को, उसे सक्सेसर बना देता है अपनी वाइफ को, और कहता है कि अगर उसकी वाइफ बी की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी वो मिलेगी वो उसके एल्डेस्ट अनबोर्न सन को मिलेगी। एल्डेस्ट सन की डेथ हो जाती है तो उसके ए के सेकंड सन को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है ए के फेवर में। जो वो ऐसा ट्रांसफ़र किया गया है वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि जो पूरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसके लिए अराइज नहीं हो रहा है, जो सन है ए का एल्डेस्ट सन उसके फेवर में। तो यहाँ से दो कंडीशंस अराइज होती हैं। इस इलस्ट्रेशन को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि इससे दो कंडीशंस यहाँ पर दो शर्तें लागू होती हैं। पहला ये है कि जो ट्रांसफ़र है मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द प्रायर इंटरेस्ट, कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है अंतरण वो प्रायर इंटरेस्ट में होना चाहिए। और सेकंड, द एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसफ़र मस्ट बी बेस्ड ऑन कंप्लीट रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो जो रिमेनिंग बची हुई पूरी प्रॉपर्टी होगी उसके लिए किया जा रहा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है? एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ इलेक्शन इज प्रोपाउंडेड इन द सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में एक महत्वपूर्ण रूल नियम दिया गया है जो कि है इलेक्शन का सिद्धांत। इलेक्शन यानी निर्वाचन का सिद्धांत दिया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन भी कहा जाता है। सेक्शन 35 बताता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कहीं पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं ट्रांसफरी के लिए, तो कि एक वो चूज़ कर ले और एक वो रिजेक्ट कर दे, वो रिटर्न में लिखित में है या फिर किसी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज के द्वारा हैं, तो उसे अधिकार होगा कि वो उनमें से एक ऑप्शन को चुन ले। और ऐसी जो परिस्थिति आएगी जिसमें से उसे एक को चुनना होगा और एक को छोड़ना होगा। तो अब सेक्शन 35 कहता है देयर इफ़ अ पर्सन टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी ऑफ विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का अंतरण कर देता है जिसे अंतरण करने का उसे अधिकार ही नहीं है, एंड ही प्रोवाइड्स एन इंटरेस्ट टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, और वो हित देता है उस अंतरण में प्रॉपर्टी उस संपत्ति के फॉर सच ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए देयर सच ओनर मस्ट बी इलेक्टेड हु विल कन्फर्म सच ट्रांसफ़र। तो वहाँ पर जो ओनर है उसके पास वो इलेक्ट कर सकता है, उसके पास ऑप्शन होगा कि वो
उस ट्रांसफ़र को, उस अंतरण को कंफर्म कर दे और रिजेक्टेड या फिर उसे रिजेक्ट कर दे, और हैव टू कंसेंट इट एंड आफ्टर इट ही विल रिलिंक्विश सच प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एंड सच रिलिंक्विशमेंट विल बी रिवर्टेड टू ट्रांसफर और इज रिप्रेजेंटेटिव। बाद वो अपना ऐसा जो इंटरेस्ट जो उसका अराइज होता है इस प्रॉपर्टी में उसको गिव अप कर देगा, और जो वो इंटरेस्ट होगा वो किसके फेवर में चला जाएगा, ट्रांसफरी के। तो ये इसमें एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अ फील्ड इन सुल्तानपुर इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सी, कि किसी जगह पर एक प्रॉपर्टी है सी की एंड इट्स वैल्यू इज़ ₹800, और उसकी जो दाम है, उसका जो मूल्य है वो 800 रुपये है। ए ट्रांसफर्स दिस फील्ड टू बी, ए इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र कर देता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट के द्वारा, एंड गिव्स 1000 रुपीज़ टू सी, और वो 1000 रुपये किसे दे देता है, सी को। सी यहाँ पर सी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो 1000 रुपये ले या फिर वो उस प्रॉपर्टी को ले। तो ये है इलेक्शन का अधिकार, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। द बेसिक रूल ऑफ इलेक्शन इज दैट एनी पर्सन कैन नॉट अप्रूव एंड डिसअप्रूव द रूल्स एट सेम टाइम। इस दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है कि वो उसे मंजूरी भी दे दे और उसे नकार भी दे। ही हैज़ टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द टू, उसे उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, इफ़ अ पर्सन एक्सेप्ट एन इंटरेस्ट अंडर टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, लेता है एक डॉक्यूमेंट से, देन ही हैज़ टू एक्सेप्ट एवरी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तब उसे उस डॉक्यूमेंट, उस दस्तावेज के हर भाग को अपनाना होगा। एंड ही हैज़ टू रिजेक्ट सच रेगुलेशंस, और उसे ऐसे विनियमों को त्याग करना होगा विच आर अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट, कि जो विनियम और नियम उस दस्तावेज के खिलाफ है। इट इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ इलेक्शन, यही मेन मौलिक रूल है इलेक्शन का। तो इन सिंपल वे वी कैन से दैट इन द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नो वन कैन accept only the benefits of the transfer and reject its liabilities, कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में कोई व्यक्ति चुनता है तो उसे चुनने का अधिकार है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ वो उसके फ़ायदे ही को एडॉप्ट करे और जो उसमें लाइबिलिटीज, जो उसके दायित्व हैं, उनको वो एक्सेप्ट ना करे। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसे दोनों को ही चुनना पड़ेगा। अब इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? पहला इसेंशियल एलिमेंट है व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अनऑथराइज्डली, कि प्रॉपर्टी जो है अनऑथराइज्डली ट्रांसफ़र होनी चाहिए, यानी उस व्यक्ति द्वारा ट्रांसफ़र होनी चाहिए जिसको उसे ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है। अब दूसरा जो है ये कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज वेस्टेड इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु इज इलेक्टिंग, तो ये कहता है कि जिसके पास इलेक्शन का अधिकार है, जो इलेक्ट करेगा, उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होना ही चाहिए। थर्ड है व्हेन ऑथराइज एंड अनऑथराइज ट्रांसफ़र इज डन अंडर सेम ट्रांजैक्शन, जहाँ पर कोई ऐसा वर्क हो जाता है कि एक वर्क तो ऑथराइज है यानी उसे मंजूरी मिल सकती है, और दूसरा अनऑथराइज है जिसे हम मंजूरी नहीं दे सकते हैं, वो किसी एक ही ट्रांसफ़र यानी अंतरण में हो जाते हैं। फोर्थ जो है व्हेन द ट्रांसफरर वाज अवेयर और नॉट अवेयर अबाउट द ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसफरर है, अंतरण करने वाला व्यक्ति, वो उस वक्त अवेयर था या नहीं था प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते वक्त, यह ज़रूरी नहीं है। फिफ्थ है व्हेन द इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे उसमें उसका जो इंटरेस्ट है, हित है, वो डायरेक्टली हो प्रेजेंट उसमें, या फिर वो उसमें प्रेजेंट डायरेक्टली ना हो। अब मेथड ऑफ इलेक्शन, यहाँ पर दो मेथड दिए गए हैं इलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट इज इलेक्शन बाय डायरेक्ट फॉर्म, कि वो डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर ले। सेकंड है इलेक्शन बाय कंडक्ट, कि वो ऐसा कुछ बिहेवियर करे जिससे पता चल जाए कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब डायरेक्ट फॉर्म में कैसे इलेक्ट करेंगे, कि जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी ए ने बी के फेवर में कर दी है तो वो कह दे वो एक्सेप्ट कर ले, तो ये इलेक्शन इन डायरेक्ट फॉर्म है। और दूसरा जो है कि कंडक्ट के द्वारा, उसके बिहेवियर के द्वारा, वो ये है कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी के फेवर में, कि अगर वो ऐसा वर्क करेगा, मान लीजिए उसे कहा है कि अगर वो 12th में टॉप करेगा बोर्ड में तो उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर वहाँ पर वो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कर जाता है बी, तो प्रॉपर्टी उसके ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये ट्रांसफ़र बाय कंडक्ट
इलेक्शन बाय कंडक्ट होगा, यानी उसके बिहेवियर के द्वारा होगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस अगेंस्ट इलेक्शन। फर्स्ट है व्हेन ट्रांसफ़र इज़ इलीगल, जब जो ऐसा अंतरण किया गया है वो अवैध है तो वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ जो इलेक्शन है यानी हमें इलेक्ट करने का अधिकार नहीं होगा। इसमें एग्जांपल है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है परपेचुएट के खिलाफ तो यहाँ पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड है व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट इंटरेस्ट डायरेक्टली अंडर ट्रांजेक्शन, जब किसी व्यक्ति को डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में तो भी वहाँ पर इलेक्शन का उसके पास राइट नहीं होता है। थर्ड है वेयर द केस इज ट्रांसफर्ड इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट, जहाँ पर सरकार ने कोई चीज़ प्रोवाइड की है तो वहाँ पर भी ये अवेलेबल हमें नहीं होता है इलेक्शन का अधिकार। और फोर्थ जो है वेयर द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट इक्विटेबल, जहाँ पर जो संपत्ति का अंतरण है वो इक्विटेबल नहीं है, सामान्य नहीं है, वहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं है। और लास्ट जो है वेयर द इलेक्शन बाय क्लियर डिक्लेरेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, जहाँ पर कहा गया है कि इलेक्शन कोई चीज़ चुनना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है ट्रांसफ़र बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा ऑब्स्टेंसिबल ओनर का मीनिंग होता है दृश्यतः मालिक, जो कि सच में ओनर ना हो। तो इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ दैट नो वन कैन ट्रांसफ़र मोर देन एनी राइट्स देन ही हैज़ टू अदर, इसमें उससे ज़्यादा अधिकार ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, अंतरण नहीं कर सकता है जितना उसके पास खुद के पास है। इट मीन्स दैट इफ़ आई डू नॉट हैव एनी राइट्स देन आई कैन नॉट ट्रांसफ़र दोज राइट्स, कि अगर मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तो मैं उन अधिकारों को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी हैव अ जॉइंट प्रॉपर्टी इन विच दे हैव 1/3 शेयर्स, कि ए बी और सी हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें उन तीनों का 1/3 हिस्सा है। देन नो वन कैन ट्रांसफ़र मोर देन 1/3 शेयर, तो यहाँ पर कोई भी 1/3 हिस्से से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, अंतरण नहीं कर सकता है हिस्से का। बट सेक्शन 41 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, यहाँ पर सेक्शन 41 जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कराता है हमें दैट इफ़ एनी पर्सन इज ऑब्स्टेंसिबल ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई व्यक्ति दृश्यतः मालिक है किसी प्रॉपर्टी का और असल में मालिक नहीं है, एक्चुअल ओनर नहीं है, बाय इम्प्लाइड कंसेंट और एक्सप्रेशन ऑफ एक्चुअल ओनर, किससे, एक्चुअल ओनर की कंसेंट से या फिर उसके एक्सप्रेशन से। एंड इफ़ सच पर्सन सेल्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, और अगर ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी को यानी जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, उस संपत्ति का अंतरण कर देता है, देन सच सेलिंग विल नॉट बी वोइडेबल, तो ऐसी जो संपत्ति को जिसने वो अंतरण किया है वो शून्य करने नहीं होगा, ओनली ऑन द बेसिस दैट द ऑब्स्टेंसिबल ओनर वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू सेल द प्रॉपर्टी, सिर्फ इस बात पर वो शून्य करने नहीं होगा कि जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं था। इसमें कंडीशन दी है इफ़, कब, ए द ट्रांसफरी और बाई ट्राइड विद गुड फेथ दैट सच ऑब्स्टेंसिबल ओनर वाज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, जब जो बायर है या जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ हो कि जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है दृश्यतः मालिक है वो ही एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। बी द ट्रांसफरी बायड द प्रॉपर्टी विद गुड फेथ, और जो ट्रांसफरी ने जिस प्रॉपर्टी को लिया है वो गुड फेथ में लिया है। तो जो सेक्शन 41 है ये किस लिए यूज़ किया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में से क्यों डाला गया है, वो इसलिए डाला गया है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ बोनाफाइड परचेजर, कि अगर कोई व्यक्ति बोनाफाइड इंटेंशन में किसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसके राइट्स को बचाने के लिए। इट एक्सक्लूड्स फ्रॉडुलेंटली एंड डिसीव्स ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू पेकुलेट मनी फ्रॉम बोनाफाइड परचेजर बाय स्टिपुलेटिंग देमसेल्व्स एज ऑब्स्टेंसिबल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये फ्रॉडुलेंट वर्क को एक्सक्लूड कर देता है, किस लिए, कि जो बोनाफाइड परचेजर जो है उसे अगर कोई धोखा दे के ऑब्स्टेंसिबल ओनर उस प्रॉपर्टी को बेचता है तो वहाँ पर बोनाफाइड परचेजर की राइट को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है, द ट्रांसफ़र मस्ट बी
डन बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर, कि जो ट्रांसफ़र किया गया है, अंतरण किया गया है उस संपत्ति का, वो किसके द्वारा होना चाहिए? ऑब्स्टेंसिबल ओनर यानी कि दृश्यतः मालिक के द्वारा होना चाहिए। सेकंड जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है, देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल ओनर, जो प्रॉपर्टी यानी जो संपत्ति है वो असल मालिक की होनी चाहिए। थर्ड जो है कंसिडरेशन, यानी कि उसके बदले प्रतिफल मिला हो, कि जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर ने जो प्रॉपर्टी उसे दी है ट्रांसफरी को, उसके बदले में उसे कंसिडरेशन यानी प्रतिफल मिला हो। फोर्थ है रीजनेबल केयर बाय ट्रांसफरी, कि जो ट्रांसफरी है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने उसके बारे में जांच पड़ताल कर ली हो कि जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है क्या उसका असल मालिक ऑब्स्टेंसिबल ओनर है या नहीं। और फिफ्थ जो है द वर्क विद बोनाफाइड, कि वो गुड फेथ में वर्क कर रहा हो। ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? तो इसका एक्सेप्शन ये है, दिस रूल डजंट अप्लाई ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, कि ये जो रूल है ऑब्स्टेंसिबल ओनर यानी दृश्यता मालिक का, ये कभी भी लागू नहीं होगा मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति पर। बी द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सेलिंग बाय ऑक्शन, कि जब कोई प्रॉपर्टी की बिक्री ऑक्शन के द्वारा की जाएगी तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सी है द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ माइनर, कि अगर हम बात करते हैं किसी माइनर की तो उसके केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। डी है द डॉक्ट्रिन विल अप्लाई नॉट इन द केस ऑफ सेलिंग, कि ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर है ये लागू नहीं होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़े टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, कि व्हाट इज सेल, कि जो सेल है वो क्या है। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस्ड। तो सेल क्या है यानी बिक्री क्या है? बिक्री वो है कि संपत्ति है उसका मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर देना, उसका अंतरण कर देना एक्सचेंज में, किसके बदले में? पैसों के बदले में जो उसने चुका दिए हैं, या प्रोमिस यानी उन्हें चुकाने का वादा क्या है, या फिर कुछ पैसे चुका दिए हैं और कुछ पैसे चुकाने का वादा क्या है इसके बदले में। तो जो सेल है वो डिफाइंड है सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द सेल मीन्स सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। सेल का मतलब यानी बिक्री का मतलब है कि जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, उसे मूल्य के बदले एक्सचेंज कर देना। सच प्राइस हैज़ आइदर बीन गिवन ऑलरेडी और प्रोमिस टू पे, तो ऐसा जो प्राइस है, मूल्य है, उसे या तो उसने ट्रांसफरी ने पे कर दिया हो या उसे पे करने का प्रॉमिस किया हो। इट मीन्स दैट द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल कैन हैपन ऑन कैश पेमेंट और ऑन डेब्ट। इससे ये पता चलता है कि जो सेल है, बिक्री है, वो कैश के द्वारा भी हो सकती है और वो डेब्ट से भी हो सकती है। उसके लिए एक एग्जांपल है, ए सेल्स इज प्रॉपर्टी टू बी इन 1 लाख रुपीज़, कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है बी को 1 लाख रुपए के बदले में। बी पेड हिम 50,000 रुपीज़ एंड प्रोमिस टू पे 50,000 रुपीज़ आफ्टर सम टाइम। तो इसमें बी ने 50,000 रुपये तो ए को दे दिए हैं और 50,000 रुपये उसे बाद में देने का वादा किया है। इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज़ सेल। तो ये क्या है? सेल है सेक्शन 54 में। इसमें एक केस है BR कोटेश्वर राव वर्सेज G रामेश्वरी बाई। In this case, High Court decided that after the sale is complete, the property transfers to buyer from the seller, कि जब सेल कंप्लीट हो जाएगी, बिक्री पूरी हो जाएगी, तो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सेलर से बायर के पास। अब यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है पार्टीज ऑफ सेल, कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसमें भी 2 पार्टी होनी चाहिए। वन इज़ द बायर एंड सेकेंड इज़ द सेलर, कि एक खरीदने वाला हो और एक बेचने वाला हो। द सेलर इज कॉल्ड द ट्रांसफरर एंड द बायर इज कॉल्ड द ट्रांसफरी। सेलर इज अ पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, सेलर वो व्यक्ति होगा जो अपनी प्रॉपर्टी का अंतरण इसमें करेगा। द सेलर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन, जो सेलर है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए अंडर सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड है? फर्स्ट दैट ही इज़ एडल्ट, कि वो एडल्ट होना चाहिए। सेकंड ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, कि वो पागल नहीं होना चाहिए। थर्ड ही हैज़ द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, कि उसका अधिकार होना चाहिए उस संपत्ति को अंतरण करने का, उस प्रॉपर्टी की बिक्री करने का।
दैट इज आइदर ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो वो प्रॉपर्टी का मालिक हो और ही हैज़ द अथॉरिटी टू सेल द प्रॉपर्टी, या फिर उसका उस पर अधिकार हो या उसे ऑथोराइज कर दिया गया हो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। इसमें एक केस है मोरी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष 1930 कोलकाता 539। In this case, it was said that minor person cannot sell property because he is not able for contract। इसमें ये कहा गया था कि जो माइनर पर्सन है यानी जो बच्चा है अवयस्क, वो कभी भी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। बट द माइनर कैन बी अ ट्रांसफरी और द बायर, पर जो माइनर है अवयस्क है वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, ट्रांसफरी हो सकता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 54 है जो बिक्री है वो बात करता ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। यहाँ पर सवाल आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो स्थावर संपत्ति है वो धारा 3 में बताई गई है संपत्ति अंतरण अधिनियम में। अकॉर्डिंग टू इट, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो दीज कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। इसके अनुसार सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, उगती हुई फसलें और उगता हुआ कास्ट, खड़ा कास्ट और जो घास है वो स्थावर संपत्ति नहीं है, तो इसलिए वो सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकते हैं सेल का, यानी उसे सेल नहीं किया जा सकता है। जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है सेल का वो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि इसमें मालिकाना हक का अंतरण होना चाहिए, उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। और जो ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो वॉलेंट्रीली होना चाहिए, यानी स्वैच्छिक होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है ऐसे ट्रांसफ़र का, मस्ट नॉट अगेंस्ट लॉ, वो विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सेकंड, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी, वो लोक नीति के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। थर्ड है नोट अंडर फ्रॉडलेंट मिस स्टेटमेंट, कि वो फ्रॉडलेंटली यानी बेईमानी पूर्वक या टॉर्चर या अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन और वैल्यू इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल। जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल, वो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है सेल का। अ ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन कैन नॉट बी सेल, कि कोई भी किसी भी संपत्ति का अंतरण बिना कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के नहीं हो सकता है। सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिस्क्राइब्स अबाउट द मेथड्स ऑफ सेल, तरीके के बारे में बताता है सेल करने के। अकॉर्डिंग टू इट, द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ₹100 और मोर कैन ओनली बी सोल्ड बाय रजिस्टर्ड डीड एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ लेस देन ₹100 कैन बी सोल्ड आइदर बाय रजिस्टर्ड डीड और बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन। ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है ₹100 की मूल्य कीमत या फिर उससे ज़्यादा की, तो उसका अंतरण बिना रजिस्टर्ड डीड के नहीं हो सकता है। पर अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो ₹100 के मूल्य से कम है, तो उसे या तो रजिस्टर्ड डीड के द्वारा या फिर सीधा उसकी पोजेसन यानी उसका कब्जा देने से ही उसे ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है और उसे बिक्री कर दिया जा सकता है। जो है पहला डिफरेंस जो है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में, वो ये है सेल हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बट एग्रीमेंट टू सेल इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल है वो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी संविदा है जो हो चुका है, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी है, यानी उसे अभी कंप्लीट नहीं किया है, वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। सेकंड है इन सेल द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, वेयर एज इन एग्रीमेंट टू सेल द बेनिफिट्स आर नॉट क्रिएटेड इन प्रॉपर्टी, दैट इज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। अब जो सेल है उसमें ओनरशिप है यानी मालिकाना हक है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अब थर्ड जो पॉइंट है लास्ट, द सेल नेवर डिसॉल्व वाइल द एग्रीमेंट टू सेल कैन बी डिसॉल्व, कि जो सेल है उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि एग्रीमेंट जो है सेल का उसे भंग किया जा सकता है।